हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे कोरोना की तीसरी तैयारी के साथ खतरनाक डेंगू के प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। तो डेंगू के लक्षण क्या है और डेंगू कब खतरनाक हो सकता है, कब हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। हर साल डेंगू से कई लोग पीड़ित होते हैं, जिनमें से कुछ लोगों की जान तक चली जाती है। लेकिन अगर समय रहते डॉक्टर से संपर्क किया जाए, इसके प्रति जागरूक रहा जाए, तो ये परेशानी आपसे खुद कोसों दूर रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत, MD मेडिसिन, जनरल फिजिशियन। डॉक्टर शैलेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। जी नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर शैलेंद्र, चूंकि आज हमारी जो चर्चा का खास केंद्र है वो है डेंगू। अभी हम देख रहे हैं कि तेजी से, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या दूसरे ऐसे इलाके जहां पर डेंगू बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसके पीछे जो कारण है सबसे पहले मैं वही जानना चाहूंगी, ताकि जागरूकता रहे तो लोग उस कारण को दूर कर सकें। देखिए, डेंगू तो वेक्टर बॉर्न डिसीज है, मच्छरों के द्वारा ही फैलता है। तो यदि हम मच्छरों के पनपने पे अंकुश लगा सकें तो ये डिसीज नहीं फैलेगी। तो मुख्यतः मुझे लगता है कि इसमें यदि किसी भी सिटी में डेंगू इतना ज़्यादा फैलता है तो मुझे लगता है उस सिटी की नगर निगम और नगर पालिका का बहुत बड़ा दोष है कि वो वहाँ पे वो साफ सफाई नहीं हो पाई, उस तरीके से रख रखाव नहीं हो पाया, उस तरीके से दवाइयों का छिड़काव नहीं हो पाया, जिससे कि मच्छर बहुत ज़्यादा पनपे और उस मच्छरों के पनपने के कारण ही डेंगू फैलता है। तो मुझे तो इस चीज़ को एक रूट लेवल पे यदि मिटाना है तो मुझे लगता है कि मच्छरों के पनपने को रोकना ही इसका मेन वो होना चाहिए। जी डॉक्टर शैलेंद्र, अभी चूंकि हम देख रहे हैं तो ज्यादातर जो तकलीफें लोग कर रहे हैं वो ये है कि उनको बहुत तेज दर्द हो रहा है हाथ पैर में, उनको बहुत तेज बुखार हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है। तो ये जो लक्षण है कई बार सामान्य बुखार में भी है, वायरल में भी है, डेंगू में भी है, कोरोना में भी है। ऐसे में कितना चैलेंज हो जाता है हमारे पास ये जानना कि ये लक्षण डेंगू के हैं, मलेरिया के हैं या फिर कोरोना के। क्या कुछ खास ऐसे लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकें? नहीं, मतलब वायरल इलनेस के लक्षण थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग होते हैं, लेकिन कुछ उनके सीलिएंट पॉइंट्स रहते हैं जिनसे उनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है क्लिनिकली भी। जैसे कि मैं बोलना चाहूंगा कि डेंगू में कभी भी सर्दी जुकाम कफ खांसी नहीं होगी। किसी भी डेंगू के पेशेंट को सर्दी जुकाम की समस्या प्राइमरी तौर पे तो नहीं होती है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यदि हाई ग्रेड फीवर है, साथ में बॉडी एक बहुत है, हेडेक बहुत है, और यदि हम CBC कराते हैं और उसमें प्लेटलेट कम मिलता है या हीमो कंसंट्रेशन मिलता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हम ये डेंगू का लक्षण है और हमको डेंगू की मुख्य जांच करानी चाहिए। और यदि हम ऐसे साधारण वायरल फीवर और कोविड को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वायरल फीवर में भी सर्दी जुकाम और ब्रेथलेसनेस हो सकती है और कोविड में भी सर्दी जुकाम और ब्रेथलेसनेस होती है, लेकिन उनके भी कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जिससे हम लोग उनको अलग कर पाते हैं कि ये कोविड हो सकता है और ये सर्दी जुकाम नॉर्मल वायरल फीवर हो सकता है। अच्छा, डेंगू पर अगर हम और ज्यादा गहराई से इसके लक्षण को देखना चाहें तो इसके अलावा कि बॉडी पेन और फीवर के अलावा क्या कुछ ऐसे अलग अलग हिसाब से कुछ अलग अलग लक्षण आते हैं कि हर व्यक्ति में एक जैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करता है? डेंगू में यदि हम मुख्य तौर पे देखें तो डेंगू में भी वैसा ही है सिनेरियो जैसा कोविड में है कि 90% लोग जो होते हैं वो माइल्ड पेशेंट्स होते हैं और 10% पेशेंट ही मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट होते हैं। तो जो माइल्ड पेशेंट होते हैं उनमें तो जनरली फीवर, बॉडी एक और हेडेक के साथ होता है, कुछ दिन रहता है और फिर पेशेंट स्वतः ही ठीक हो जाता है। जो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट होते हैं उसमें एक बेसिक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी लीक सिंड्रोम। यही डेंगू की मेन प्रॉब्लम है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मेन प्रॉब्लम नहीं है, वो एक बाय प्रोडक्ट जैसा है कैपिलरी लीक सिंड्रोम का,
जिसको हम ऐसा बोलते हैं कि प्लेटलेट कम हो रहा है तो डेंगू है, बेसिकली वो कैपिलरी लीक सिंड्रोम का बाय प्रोडक्ट जैसा हो जाता है। तो कैपिलरी लीक सिंड्रोम यदि पेशेंट में बहुत ज्यादा होता है तो उसमें मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होने का खतरा रहता है। लिवर इन्वॉल्व होता है, किडनी इन्वॉल्व होता है, कई बार फेफड़े भी इन्वॉल्व होते हैं और दिल में भी समस्या हो सकती है। तो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शंस होता है यदि कैपिलरी लीक सिंड्रोम को हमने सही समय पे नहीं पकड़ा और सही समय पे उसको ट्रीट नहीं किया। मेन ट्रीटमेंट यदि मैं देखूं तो मुझे लगता है कि वाटर इनटेक यदि हम जितना बढ़ाते जाएं उतना बेहतर होता है डेंगू के पेशेंट्स में। जितना ज्यादा वाटर इनटेक लें, कैपिलरी लीक सिंड्रोम होने की समस्या उतना कम होने की संभावना रहती है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि ये भी 3 तरीके से है। साधारण है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर या फिर बहुत खतरनाक हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, साधारण तौर पर अगर वो ठीक हो रहा है, घर पे अगर वेट कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा समय है जिस समय ये समझना चाहिए कि ये भी ठीक नहीं होगा, इसको हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, या क्या खतरनाक लक्षण किसी मरीज में आ सकते हैं अचानक? या इसमें एक खास ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लिनिकली यदि मैं बोलूं तो मेन जो वार्निंग साइन है वो है सीवियर एब्डोमिनल पेन। यदि किसी डेंगू के पेशेंट में एब्डोमिनल पेन सीवियर होने लग जाता है तो उसको ये मानना चाहिए कि वो वार्निंग साइन है कि हमको ज़्यादा कैपिलरी लीक सिंड्रोम में हम फंस रहे हैं। दूसरा, हम यदि ध्यान दे सकते हैं, शहरी रहवास में रहते हैं तो हम डेली सीबीसी करा सकते हैं अपने किसी भी पास की पैथोलॉजी सेंटर पे। और यदि प्लेटलेट काउंट तेजी से गिर रहा है, मोर देन 50% पर डे गिर रहा है, कि पहले दिन 1.5 लाख था और अगले दिन अचानक से 75,000 हो गया और उसके अगले दिन अचानक से 35,000 हो गया, तो हमको ये समझना चाहिए कि हमको एडमिट होना है। दूसरा, एक और सीबीसी में ध्यान देना है, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यदि बढ़ रहा है, जैसे आज हीमोग्लोबिन 12 है और कल हीमोग्लोबिन 15 हो जाता है, यदि 20% से ज्यादा का जंप मारता है हीमोग्लोबिन, तो वो भी एक तरीके का वार्निंग साइन है। इसको हम हीमो कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो इन 3 चीजों को यदि हम ध्यान रखें तो हम जल्दी पकड़ सकते हैं और हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। यदि 20% से ज्यादा हीमोग्लोबिन राइज हो रहा है या प्लेटलेट काउंट जो है वो 50% से ज्यादा डाउन हो रहा है तो हमको तुरंत हॉस्पिटलाइज होना है। अच्छा, शुरुआती जांच में अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, अगर फीवर बहुत ज्यादा तेज है, बॉडी पेन होता है, तो सामान्य तौर पर जो आसपास भी डॉक्टर हैं वो आपको कहते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए। तो शुरुआती ब्लड टेस्ट में अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल है और प्लेटलेट नॉर्मल है, यानी कि सीबीसी की रिपोर्ट नॉर्मल है, तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि ये सामान्य स्थिति रहेगी, या फिर ये भी बिगड़ सकती है आगे चलकर? नहीं, कौन सा पेशेंट बिगड़ेगा, कौन सा पेशेंट नहीं बिगड़ेगा, ये ऑन डे 1 कहना बहुत मुश्किल है। कुछ हाई रिस्क पेशेंट हैं जिनको हम बोल सकते हैं, तो उसमें जो बच्चे होते हैं लेस देन 5 इयर्स, वो एक हाई रिस्क जोन में आते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल हाई रिस्क जोन में आती है। और जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीकेडी, लिवर डिसीज, ये हाई रिस्क पेशेंट में आते हैं। तो यदि ये हाई रिस्क पेशेंट नहीं है तो मुझे लगता है कि लोगों को फॉलोअप पे रखना चाहिए, और जिस तरीके के क्राइटेरिया मैंने बताया उसको फॉलोअप करते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। हॉस्पिटल्स भी ओवरबर्डन नहीं होंगे और सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है यदि हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो। अच्छा, पहले से अगर कोई, जैसा कि आपने भी बताया कि अलग अलग तकलीफों से अगर वो जूझ रहा है, तो उसके साथ साथ ऐसे में क्या पहले से अगर कोई बीमारी है किसी को और उसके साथ साथ डेंगू भी होता है, तो क्या ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है? इस समय पर हमको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। यस दैट, हाँ बिल्कुल, ये वही मैंने बताया कि कुछ हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि ये जो हाई रिस्क पेशेंट है, यदि इनको डेंगू होगा तो इनके बिगड़ने की संभावना नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर डेंगू की हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि डेंगू के जो पेशेंट होते हैं, अगर समय पर ट्रीटमेंट मिलता है तो ये ठीक हो जाते हैं। इसमें कितना ज़रूरी होता है कि सही समय पर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, और एडमिट होने के बाद में हमने देखा है कि ज़्यादातर मरीज ठीक भी हो जाते हैं। करेक्ट, मतलब वो जो मैंने आपको बताया है कि यदि हम सही समय पे हीमो कंसंट्रेशन पकड़ लें या प्रॉपर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पकड़ लें कि कितनी तेजी से उसका फॉल हो रहा है या 20% राइज हो रहा है हीमोग्लोबिन पे, तो यदि उस पेशेंट को हम सही समय पे कैच कर लें कि हाँ ये पेशेंट नीड टू बी हॉस्पिटलाइज, और उसको प्रॉपर हाइड्रेशन दें, क्योंकि डेंगू में कोई एंटी डेंगू मेडिकेशंस नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने एडमिट किया तो ये पर्टिकुलरली दवाई दे देंगे तो उसके बाद डेंगू के सारे कीटाणु खत्म हो जाएंगे। ऐसे अभी तक कोई भी एंटी डेंगू मेडिकेशंस तैयार नहीं हुई है।
तो बेसिकली हाइड्रेशन इज द मेन फैक्टर। हमको एडमिट करके हाइड्रेट करना होता है, और यदि प्लेटलेट काउंट 10,000 से नीचे जाता है, 10,000 से नीचे जाता है, या कहीं कोई ब्लीडिंग पॉइंट आते हैं, तो ही हमको उनको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब, प्लेटलेट एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, खास करके डेंगू पर जब हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, ऐसे में क्या किया जा सकता है, इससे जुड़ी जानकारी मैं आपसे लूँगी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना के दौरान बहुत सारी जो चीज़ें सामने आई, उसमें एक बात ये आई कि जिनकी इम्यूनिटी वीक थी उनको बहुत ज़्यादा असर कोरोना ने किया। जिनको कोरोना हो चुका है अब वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन इम्यूनिटी वीक है, तो क्या ऐसी स्थिति में डेंगू होने की संभावना बढ़ती है? नहीं, देखिए, कुछ हर डिसीज के अपने कुछ हाई रिस्क जोन होते हैं। मतलब कोविड के हाई रिस्क जोन थोड़ा अलग थे, डेंगू के हाई रिस्क जोन थोड़ा अलग है ना। तो जैसे कोविड बच्चों में तो नहीं होता, बच्चों में कोविड ऐसे बोलते हैं कि एक तरीके से नेचुरली इम्यून है बच्चे कोविड को लेके, लेकिन डेंगू में बच्चों में सीवियर डेंगू सिंड्रोम होता है। बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेस देन 5 इयर्स के बच्चों को डेंगू में बिगड़ने की संभावना जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा रहती है। तो हर किसी का अपना एक हाई रिस्क जोन होता है, उसको हम इम्यूनिटी से डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते। रादर मुझे तो ये बोलना है सबसे कि बेसिकली ये सारी डिसीज हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स के कारण ही बिगाड़ती हैं लोगों को। लेकिन जिस तरीके से इम्यूनो बूस्टर पे लोग कूद जाते हैं कि कोविड हुआ तो ये इम्यूनिटी बूस्टर्स ले लो, वो इम्यूनिटी बूस्टर ले लो, इसका काढ़ा ले लो, उसका काढ़ा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कोविड भी इम्यूनिटी हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स के कारण ही डेथ कराता था, और डेंगू में भी जो डेथ होती है वो बेसिकली हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स के कारण ही होती है। हमारा इम्यून सिस्टम जब हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स में चला जाता है तभी डेंगू का पेशेंट बिगड़ता है। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं, मुझे लगता नहीं है कि इसको लेने के लिए कोई जरूरत है। डॉक्टर साहब, डेंगू जैसा हुआ है, जैसा कि शुरू का टेस्ट जांच जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो कोरोना की हो चाहे वो डेंगू की हो, तो क्या शुरुआत में ही डेंगू का जांच अगर करा लिया जाए तो आप निश्चिंत हो सकते हैं क्या कि आपको डेंगू नहीं है, तो फिर आप सामान्य तरीके से जो मेडिसिन चल रही है उसके साथ रह सकते हैं, या इसका कोई समय होता है कि उस समय पर आपको डेंगू की जाँच करानी होती है? देखिए, डेंगू के साथ ऐसा है कि 2 तरीके के टेस्ट हैं डेंगू में। एक एंटीजन बेस्ड टेस्ट है, एक एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है। तो जो एंटीजन बेस्ड टेस्ट है वो इनिशियल 5 डेज पे 7 डेज पे पॉजिटिव आता है, और 7 डेज के पॉजिटिव आने के बाद वो टेस्ट पॉजिटिव आना बंद हो जाता है। उसके बाद एंटीबॉडी बेस्ड जो टेस्ट होते हैं वो पॉजिटिव आते हैं। तो जनरली जब हम लोग डेंगू की जांच कराते हैं तो एक कॉम्बो टेस्ट होता है जिसमें NS1 भी होता है, जिसको जो एंटीजन बेस्ड टेस्ट होता है, और एंटीबॉडी भी होती है जो IgM और IgG बेस्ड टेस्ट होता है। तो उन तीनों को एक साथ कराने से हम डेंगू के मरीजों को ज़्यादा मात्रा में पकड़ पाते हैं, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मरीज के चूकने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और हम ज़्यादा मात्रा में पकड़ पाते हैं कि हाँ इसको डेंगू है या नहीं। लेकिन हम हर बार ये नहीं बोल सकते हैं कि टेस्ट यदि नेगेटिव आया तो डेंगू नहीं हो सकता, क्योंकि डेंगू टेस्ट की भी अपनी एक लिमिटेशंस है। 10-15% पेशेंट्स में डेंगू होने के बावजूद भी टेस्ट नेगेटिव हो सकता है, तो उस पर क्लोज वॉच रखना बहुत जरूरी है। और वो क्लोज वॉच मुझे लगता है CBC इज द बेटर ऑप्शन। यदि प्लेटलेट गिर रहा है या हीमो कंसंट्रेशन हो रहा है तो हम रिपीट डेंगू टेस्ट ले सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा था डॉक्टर साहब कि इसका पर्टिकुलर ऐसा कोई टीका नहीं है या ऐसा कोई दवाई नहीं है कि ये बीमारी हुई और आपने जाकर डेंगू का ये ट्रीटमेंट ले लिया। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ये देखा जाता है कि बुखार हो या इस तरीके की तकलीफ हो तो आदमी का खाना पीना वैसे ही कम हो जाता है। ऐसे समय में उनको किस तरीके की डाइट पे रखना चाहिए, और अगर पानी की मात्रा बढ़ानी है तो क्या लिक्विड में कुछ और भी ऑप्शन है जिससे बॉडी हाइड्रेट भी होती रहे और प्लेटलेट उनकी सामान्य बनी रहे? लिक्विड आप हर तरीके का लिक्विड ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप साधारण पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, सारे जूसेस ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई लिमिटेशंस नहीं है। हाँ, मैं आपको मना करूंगा कि किसी भी तरीके का कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना लें, पेप्सी कोला इस तरीके की चीज़ ना लें, क्योंकि बेसिकली ये ड्रिंक्स जो हैं वो सेलुलर हाइड्रेशन कराते हैं। उनका एक पूरा सर्किल होता है, तो उसमें हम बहुत हाइड्रेट नहीं होते। कई बार इन ड्रिंक्स को लेने के बाद हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर में एक तरीके का डायूरेसिस क्रिएट करता है और उसके कारण हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक ना लेते हुए बाकी सारे जो लिक्विड्स
ले सकते हैं, जो भी हमको पैलेटेबल लगते हैं, जो हमको पीने में अच्छा लगता है, वो सारे लिक्विड्स लेते रहें। और खाने में मुझे लगता है कि सारा पौष्टिक भोजन लेना है, उसमें भी फास्ट फूड लेना अवॉइड करना है। घर का बना हुआ पौष्टिक भोजन कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको उबला ही खाना है। जो खाने में उचित लगे, जो हमारे स्वाद अनुसार हो, सारा खाना हम ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि कोरोना के साथ में ये है या दूसरी ऐसी संक्रामक बीमारी जो एक से दूसरे को फैलती है, उसके आंकड़े समझ में आते हैं कि इन्फेक्शन फैला और आपने प्रिकॉशन ले लिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि डेंगू के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं तो वहां भी बहुत ज्यादा, एक ही जगह से बहुत सारे निकल रहे हैं। तो ऐसे में ये संक्रामक है क्या, और अगर नहीं है तो फिर ये फैल रहा है, उसको रोके कैसे? ये संक्रामक तो है, लेकिन इसके फैलने का तरीका अलग है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है, हम इसको ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं बोलते हैं, ये वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन है। एक ह्यूमन को मच्छर काटता है जिसको डेंगू है, उससे उस मच्छर में डेंगू का कीटाणु चला जाता है, फिर वो मच्छर किसी दूसरे पर्सन को काटता है तो वो पर्सन डेंगू से इन्फेक्ट हो जाता है। तो ये मच्छर जो है वो एक तरीके से वेक्टर का काम करता है एक से दूसरे तक, और हम एक जगह पे फैलने का कारण ये है कि वो मच्छर, हम एक ही विसिनिटी में है तो एक बंदे से दूसरे बंदे को काटेगा, दूसरे से तीसरे को काटेगा, तो इस तरीके से वहां एक विसिनिटी में ज्यादा पॉपअप होकर आता है कि एक पर्टिकुलर एरिया से पॉपअप होकर आ रहा है, क्योंकि मच्छर तो उसी एरिया में, और मच्छर की जो फ्लाइट होती है वो 600 मीटर 700 मीटर से ज्यादा नहीं होती, वो कभी 6 किलोमीटर तक उड़ता नहीं है, वो आधा किलोमीटर के आसपास ही रहता है। इसलिए हमको एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा लोग मिलते हैं जब डेंगू फैलता है तो। अच्छा, आपको डॉक्टर साहब लगता है कि डेंगू जो जिसको हो गया या डेंगू जो हो रहा है, उस लिहाज से क्या सावधानी रखनी चाहिए एज ए पेशेंट, और या फिर परिजन या फिर प्रशासन, कितनी ज़रूरत है, क्योंकि ये जानलेवा भी हो रहा है? देखिए, मुझे तो सबसे पहले लगता है कि प्रशासन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें एक बहुत अच्छा आंकड़ा जो मुझे ध्यान आता है कि आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि पिछले 2 साल जब हम कोविड से जूझ रहे थे तो डेंगू नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ डेंगू? डेंगू इसलिए नहीं हुआ कि इसके 2 मुख्य कारण मुझे नजर आते हैं। एक, प्रशासन बहुत ज्यादा जागरूक था और वो हर गली में सैनिटाइजेशन करा रहा था। आप लोग देखते हैं कि फॉगिंग के लिए सारे प्रशासन फॉगिंग करा रहा था, और बहुत सारे नेता पार्षद भी अपने अपने एरिया में फॉगिंग करा रहे थे, और उस फॉगिंग से कोविड तो नहीं रुका, कोविड, क्योंकि कोविड का ट्रांसमिशन डिफरेंट तरीके था, लेकिन उस फॉगिंग से मच्छर मर गए, और उस मच्छरों के मरने से डेंगू नहीं फैला पिछले 2 साल से। लेकिन जब हमने ये फॉगिंग करना बंद कर दिया, क्योंकि हमको कोविड का हमने बड़ा हुआ बनाया हुआ था, WHO की गाइडलाइंस थी, चीजें थी, लेकिन हम डेंगू पे उस तरीके से काम नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में बस फैला हुआ है। तो डेवलप्ड कंट्रीज यदि इन्वॉल्व होती तो उस पर भी एक इंटरनेशनल गाइडलाइन बनती, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में बस फैला हुआ है, छोटी कुछ सिटीज में फैला हुआ है, तो उसकी कोई इंटरनेशनल नेशनल लेवल की गाइडलाइन नहीं बनती। तो हम उस लेवल पे फॉगिंग नहीं करते, उस लेवल पे जागरूक नहीं होते। तो ये हमारा भी दायित्व है कि हम अपने एरिया के प्रशासन को या अपने एरिया के जो नेता हैं, जो पार्षद हैं, उनको बोले जाके कि साहब हमारे एरिया में फॉगिंग होनी चाहिए, क्लीनलीनेस रहनी चाहिए, क्योंकि हम मच्छरों को यदि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम डेंगू को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यदि हम पर्सनल बेसिस पे बोले तो मच्छरों के बचने के उपाय करने चाहिए। वो उपाय ये हो सकते हैं कि हम ओडोमॉस लगा के चलें, हम रात को मच्छरदानी लगा के सोएं, हम घर पे जो सारी चीजें मच्छरों को बचने के लिए जो सारी चीजें उपयोग करते हैं वो सारी चीजें उपयोग करें। लेकिन यदि हम मेन देखें तो प्रशासनिक जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, काफी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी, चाहे प्रशासन के लिहाज से हो चाहे मरीज के लिहाज से। हमें लगता है इस दिशा में काम करना होगा अगर हमें डेंगू से मरीजों को बढ़ने के रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें जानकारी देने के लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको तेज बुखार हो रहा है, शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और सीबीसी में अगर प्लेटलेट कम हो रही है और हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो ये खतरनाक स्थिति हो सकती है। इसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद जरूरी है। नमस्कार।